हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट HTML को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि HTML का रोल क्या है और HTML को आपको पढ़ना क्यों है। राइट। सो HTML को समझने के लिए हम यहाँ पर एक पेंट में आप ये एक ड्राइंग देख रहे हैं। बेसिकली एक ये लेआउट है, ये एक वेबसाइट का लेआउट है और इस वेबसाइट को लेआउट को आपको बनाना है। अगर आप एक वेबसाइट का लेआउट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको HTML की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक वेबसाइट का लेआउट है। ऊपर एक हेडर है, नीचे दो सेक्शन है, नीचे एक फूटर है। ठीक है। तो इस लेआउट को बनाने के लिए आपको HTML का नीड पड़ेगा और इसमें अगर आप कुछ हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको HTML की ज़रूरत पड़ेगी। करेक्ट। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो HTML है वहाँ पे हमें कैसे लेआउट, जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ जैसे फ्लिपकार्ट। करेक्ट। अब मैं एक फ्लिपकार्ट यहाँ पे खोलूँगा और यहाँ पे देखेंगे आप कि ये एक वाइट कलर का रेक्टेंगल है। ठीक है, ये कर्सर को देखिए, ये और इसके नीचे एक वाइट कलर का रेक्टेंगल है। ठीक है, और अगर सबसे नीचे जाऊं तो आपको एक डार्क कलर का रेक्टेंगल मिलेगा फूटर में। ये सब कैसे बनाया गया है? ये सब बनाया गया है HTML की मदद से। और आप जो भी इसमें लिखा हुआ कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, जैसे ये एक कंटेंट है, हेडिंग, पैराग्राफ वगैरह, ये सब HTML की मदद से बनाया गया है। ठीक है, ये इमेजेस वगैरह पुट की गई हैं, ये भी HTML के कोड से ही पुट की गई हैं। करेक्ट। सो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अब हमें क्या करना है। हमारा जो पहला स्टेप है वो आप जाएंगे गूगल पे और डाउनलोड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। और मैं आपको बता दूं कि इसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है, लेकिन अगर आपका सिस्टम में विंडो 7 है तो ये नहीं चलेगा। ये विंडो 10 और 11 पे चलता है, यानी विंडो 7 यानी जो लोअर वर्जन है उस पर नहीं चलता। तो अगर फिर भी आप इसको चलाना चाहते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड फॉर द वेब, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप इसको डायरेक्टली बिना इंस्टॉल किए, बिना डाउनलोड किए आप इसको चला सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे जाएंगे आप और आप डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है HTML सीरीज के नाम से। और यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, ओपन फोल्डर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप मेरे जहाँ पे फोल्डर है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये फोल्डर ओपन हो गया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पेज पे क्लिक करेंगे अगर आपको इस फोल्डर के अंदर कोई पेज बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं cp.html बनाता हूँ तो ये एक पेज बन गया है, एक और पेज बन गया है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाना तो आप इस सेकंड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको फाइल को आप सेव कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, अपने वापस फोल्डर पे जाएंगे और HTML सीरीज वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे दो फाइल बनी हुई है। ठीक है, आपको जिस फाइल पे आपको कोड लिखना है उस फाइल को ओपन कर लीजिए। जैसे मैं इस इंट्रोडक्शन वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ तो इसमें मेरा कुछ कोड लिखा हुआ है। करेक्ट। देन मैं अभी ऑनलाइन वाला यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं अपना इंस्टॉलेशन वाला यूज करूँगा और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। करेक्ट, मुझे इसका नीड नहीं है। ठीक है, ये देखिए। और मैं आपको, जब ये आपका इंस्टॉलेशन हो जाए तो यहाँ पे आप इस पेज के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ये साइड बार ओपन हो जाता है और फिर वापस क्लिक करेंगे तो ये साइड बार रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे और आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा एक्सटेंशंस। अगर आपको ये दिखाई नहीं देता है तो आप इधर से एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद अब आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे।
लाइव सर्वर यहाँ से इंस्टॉल हो गया है। इससे क्या फ़ायदा होता है लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने से, जब भी आप अपने आप कोड लिखते हैं और फाइल को सेव करते हैं तो आपको बार बार अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करने की नीड नहीं होती है। आप यहाँ से डायरेक्टली कोड लिखेंगे और सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर देता है। ठीक है, अब मैं अपनी वापस इस फाइल पे चला जाता हूँ और यहाँ पे हम HTML को लिखने के लिए जो इसका सिंटैक्स है वो लिखते हैं। तो वो सिंटैक्स को लिखने के लिए मैं एक शॉर्टकट का यूज करता हूँ। तो मैं करूँगा शिफ्ट और 1 प्रेस को की और यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगा। तो आप देखिए शिफ्ट और 1 प्रेस और एंटर कर देंगे आप, तो यहाँ पे आपका ये सिंटैक्स लिखा हुआ आ जाएगा। इस सिंटैक्स को लाइन बाय लाइन समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम जी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहली जो लाइन है हमारी वो है डॉक टाइप HTML, यानी इसका मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML है, राइट। क्योंकि आप HTML में लिख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML है। यहाँ पे आप HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे आपने HTML की लैंग्वेज बताई है कि HTML की लैंग्वेज क्या है, तो HTML की लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पे अगर मैं देखिए इस लैंग्वेज को चेंज करता हूँ और मैं इधर पे फ्रेंच कर देता हूँ, फ्रेंच FR, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये देखिए यहाँ पे ये ट्रांसलेट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए अभी मैं इसको फिर से वापस जाऊँगा और ये देखिए ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, कि आप इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप इस ब्राउज़र पे देखेंगे इसको, तो आप देखिए जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखेंगे कि अगर आप इसको इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वहाँ से चूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये है लैंग्वेज इंग्लिश में, वापस से इसको इंग्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है, अच्छा HTML जब भी लिखी जाती है तो वो एक सिंटैक्स के अंदर लिखी जाती है और उस सिंटैक्स में एक टैग होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक HTML टैग लिया है और यहाँ पर भी मैंने HTML टैग लिया है। तो HTML जो टैग है उस यहाँ पे मैंने ओपन किया है और यहाँ पे मैंने क्लोज किया है। क्लोज करने के लिए आप स्लैश का साइन यूज करते हैं। अब आते हैं अब अपने हेड टैग के अंदर। हेड टैग को ओपन किया, हेड टैग को क्लोज किया। ठीक है, हेड टैग का मतलब है कि आप जो हेड टैग यानी यहाँ पे ये जो आपका ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट यहाँ पे कर्सर को देखिए, जो आपको यहाँ पे वेब पेज का ये जो पार्ट है इसको आप बॉडी टैग के, इसको बॉडी टैग बोलेंगे और ये ऊपर टाइटल वगैरह है, ये सब हेड टैग का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप किसी थर्ड पार्टी का लिंक आपको लगाना है तो आप हेड टैग के अंदर लगाते हैं। और यहाँ पर आप टाइटल भी दे सकते हैं किसी वेबसाइट का। तो सबसे पहले मैं फोर्थ लाइन पे आता हूँ कि फोर्थ लाइन का मीनिंग क्या है। देखिए फोर्थ लाइन, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। आपने व्हाट्सएप पे कभी इमोजीज वगैरह सेंड की होगी, तो ऐसे ही वेबसाइट पे अगर आप इमोजीज वगैरह लगाना चाहते हैं तो इमोजीज एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मीन्स उस कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करने के लिए आप UTF-8 का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम 16 कर देते हैं इसको 8 की जगह, क्योंकि ये बहुत सारे कैरेक्टर को सपोर्ट करने लगेगा। कुछ जापानीज कुछ कैरेक्टर सेट होते हैं उनको सपोर्ट करने लगता है। नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं और लिखते हैं मीटा, ठीक है, नेम व्यू बोर्ड। इसका मतलब है, देखो सबसे पहले इस लाइन को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताया यहाँ पे बताता हूँ। मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन करता हूँ, फ्लिपकार्ट। ठीक है, इस फ्लिपकार्ट को मैंने ओपन किया और इसको यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ये वेबसाइट है वो अलग अलग जो डिवाइस हैं उनके कैसे दिखती है। तो अगर मेरी कोई डिवाइस है जिसकी विड्थ 655 और 412 के आसपास है इसका पिक्सल स्क्रीन साइज, तो इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, और अगर मैं इसको और छोटा कर देता हूँ तो इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, लेकिन अभी अभी आप देखेंगे कि कंटेंट श्रिंक होता जा रहा है, कोई भी कंटेंट कट नहीं रहा है। तो मतलब ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, यानी एक ऐसी वेबसाइट जो डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती जाए उसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए आपको यहाँ पे
ये लाइन जरूर लिखनी होगी, ठीक है, अदरवाइज आपका रिस्पॉन्सिवनेस ठीक से वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप इस लाइन का यूज करते हैं, आप मीडिया क्वेरीज का भी यूज करते हैं इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। वो हम CSS पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे इसको समझते हैं व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट से मतलब है कि आपकी जो डिवाइस है आपके जो स्क्रीन साइज है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। यहाँ पे कंटेंट लिखा है, कंटेंट में है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब आपकी जो डिवाइस की विड्थ है, ठीक है, उसका आपकी जो डिवाइस की विड्थ है यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे इनिशियल स्केल 1.0, मतलब आपकी वेबसाइट कितना जूम होके दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। अब जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको H1 एक हेडिंग डालता हूँ और ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे मैं वापस चलता हूँ, सॉरी, मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये देखिए ये यहाँ पे आपकी हेडिंग आ गई है, ठीक है। तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट सेट है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इतना जूम होके दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दूँ और इंस्पेक्ट करके अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, देखो जब आप इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट को मैं आप आगे चलेंगे तो इंस्पेक्ट के बारे में आप डिटेल में सीख जाएंगे इंस्पेक्ट में और क्या क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि जब आप इंस्पेक्ट पर गए तो आपने यहाँ पे आपने जो भी कोड लिखा है वो सारा कोड आपको इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं हेड टैग के अंदर जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.0, एंटर कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो कि आपकी ये आपका ये जो फॉन्ट है ये छोटा हो गया है, करेक्ट। लेकिन जब आप इसको कट कर देते हैं तो इंस्पेक्ट में जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं तो वो टेम्पररी करते हैं, आपका परमानेंट कोड में चेंजेस नहीं होते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको कट किया तो ये उधर पे आ चुका है, ठीक है। तो मैं देखिए, तो यहाँ पे जब मैंने आपको ये बताया कि जो इनिशियल स्केल है वो कितना जूम होके दिखेगी, तो जैसे मैं इसको 0.0 कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपकी जो वेबसाइट है वो देखिए वो यहाँ पे, सॉरी, आई थिंक मैंने इधर पे इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करके, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है ये दिखाई नहीं देता है। एक को मैं एक काम करता हूँ, मैं 0.9 करता हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपको इसलिए नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइस यानी आपके एक फुल विड्थ में है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको जब दिखा रहा था तो वहाँ पे आप देख सकते थे कि एक डिफरेंट डिवाइस पे ये किस तरीके से बेसिकली ये जो है ना, आपको मोबाइल जो साइज होता है ना, मोबाइल का स्क्रीन का साइज है या कोई छोटा स्क्रीन का साइज है ना, वहाँ पे आपको शो होता है कि वहाँ पे आप इसको कितना जूम रखेंगे, ठीक है। तो जैसे जब मैंने इसको जैसे मैंने इसको 0.9 कर दिया या मैं इसको 0.0 कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा और इंस्पेक्ट करके मैं इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जैसे ही रिस्पॉन्सिवनेस पे जाते हैं तो ये देखिए 0.0 इधर पे हो चुका है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको सेट कर दूंगा क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव में वर्क करता है, ठीक है, बेसिकली मोबाइल स्क्रीन में, ठीक है, और वापस मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखिए, तो ये देखिए अब ये वापस से अपने 1.0 पे आ गया है। तो आप समझे कि ये रिस्पॉन्सिवनेस में आप दिखा रहे हैं कि कितना ये जूम होके दिखेगा। अब यहाँ पे आप जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइटल, करेक्ट, कि टाइटल क्या है।
तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, इसके टैब में आपको टाइटल दिखाई देगा। जैसे हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है वो HTML सीरीज है, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। अगर मैं अपने वेबसाइट के टाइटल को चेंज करना चाहूँ, जैसे सॉरी अभी हमारी वेबसाइट का टाइटल डॉक्यूमेंट है, तो मैं यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ HTML सीरीज, करेक्ट। और ये देखिए यहाँ पे HTML सीरीज हो चुका है आपके वेबसाइट का टाइटल, ठीक है। और अगर मैं इसको HTML अगर मैं इसको ट्यूटोरियल सीरीज कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ट्यूटोरियल सीरीज हो चुका है, ठीक है। अभी आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक ये शायद रिकॉर्डिंग एरिया से बाहर है इसलिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, ठीक है। सो ये है आपकी वेबसाइट का टाइटल, और यहाँ पे देखिए इसका टाइटल ये है, ठीक है। तो टैब में आप टाइटल को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर अब आते हैं हम बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग यानी आपकी ये जो वेबसाइट है, ठीक है, ये जो वेबसाइट है इसका यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेरे कर्सर पे देखिए ये सब कुछ जो वेब पेज के अंदर लिखा हुआ कंटेंट आपको दिखाई देता है वो आप बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टॉपिक का नेम बता रहा हूँ कि मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग। तो अब देखिए जब मैं है ना यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए मेरे यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ आ गया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आए, क्योंकि ये तो जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे जो टॉपिक का नाम है वो हेडिंग है, पर वहाँ पे पेज पे दिखने लगा। तो एक ऐसा कोड, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट एक ऐसा कोड होता है, कमेंट करने के लिए आपको कंट्रोल करना है एंड फॉरवर्ड स्लैश करना है, ठीक है। तो कंट्रोल का मतलब होता है कि सॉरी कमेंट का मतलब होता है कि आप ऐसा कोड जिसको आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, केवल अपने एडिटर पर दिखाना चाहते हो, ठीक है, उसको हम कमेंट बोलते हैं। और कमेंट HTML और कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल और स्लैश का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग कितने तरीके की होती हैं, हेडिंग 6 तरीके की होती हैं। जैसे मैं पहली हेडिंग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नेम लिखता हूँ कोडर्स वे, राइट। ये देखिए ये आपकी हेडिंग आ चुकी है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं एक दूसरी हेडिंग लिखता हूँ H2। इस तरीके से आप 6 तरीके की हेडिंग लिख सकते हैं, H3, ठीक है, H4, ठीक है, H5 और H6, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे कोडर्स वे, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कोडर्स वे, ठीक है। और मैं सबसे नीचे अभी इन दोनों को छोड़ देता हूँ, मैं कोडर्स वे, ठीक है, या मैं लिख ही देता हूँ कोडर्स वे, और यहाँ पर कोडर्स वे, ठीक है। ये इधर पे हो गया, और सॉरी ये देखिए अब यहाँ पर देखेंगे आप कि जो H1 के अंदर लिखा है उसका फॉन्ट साइज सबसे बड़ा है, और जो H6 के अंदर लिखा है उसका फॉन्ट साइज सबसे छोटा है। तो H1 टू H6 डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, और ये 6 तरीके की हेडिंग होती हैं। तो इसके बाद आप कोई भी हेडिंग नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक हेडिंग लिखी थी कोडर्स वे, और यहाँ पे मैं अब पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज अ एडटेक कंपनी, दिस इज अ एडटेक कंपनी, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए आपका पैराग्राफ, ठीक है, ये यहाँ पे आपका पैराग्राफ है, करेक्ट। सो हेडिंग को लिखा मैंने H1 टैग के अंदर, और H1 टैग को ओपन किया, H1 टैग को क्लोज किया। पैराग्राफ को लिखा P टैग के अंदर, P टैग को ओपन किया, P टैग को क्लोज किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंपनी वर्ड है, ठीक है, या एडटेक वर्ड है वो हाईलाइटेड हो, तो इसको आप मार्क टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है, और एडटेक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये हाईलाइटेड हो चुका है, ठीक है। और अगर आप किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं कोडर्स वे को अंडरलाइन करना चाहता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोडर्स वे अंडरलाइन हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्ड इटैलिक हो तो कोडर्स वे, तो मैं आई टैग का यूज करूँगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे कोडर्स वे इटैलिक हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये टैग बोल्ड हो तो यहाँ पे मैं बी टैग का यूज करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बोल्ड हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कोड है वो डिलीट हो, ठीक है, मतलब एक कट का मार्क्स आ जाए, ठीक है, तो वेब ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये यूजफुल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये डिलीट का साइन आ गया है, राइट, करेक्ट। और आपने वाटर का फॉर्मूला देखा होगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो H के सफिक्स में 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर H2O लिखेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ के अंदर मैं H2O लिख रहा हूँ, ठीक है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से लिखा हुआ देगा, 2H के नीचे नहीं है। तो इसको नीचे करने के लिए मैं सब टैग का यूज करता हूँ, मतलब इस तरीके से SUB, और यहाँ पे बाहर लिखूँगा H और यहाँ लिखूँगा 2, ठीक है, और इसके अंदर लिखूँगा O, ठीक है। ये देखिए इधर पे, ये देखिए ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसको आप चाहें तो पैराग्राफ के अंदर उठा के पेस्ट कर दीजिए, पैराग्राफ टैग के अंदर, ठीक है। और अगर आप एच के ऊपर पावर लगाना चाहते हैं तो आप सुपर स्क्रिप्टिव टैग का यूज कीजिए। ये सब स्क्रिप्टिव टैग था, ये सुपर स्क्रिप्टिव टैग है। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे हम एक्स की पावर करते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने किया यहाँ पे एक्स की पावर, ये देखिए ये एक्स की पावर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि H2O के नीचे एक्स वाली लाइन पे ये आए तो हम यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज करते हैं। यानी मैं यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि जितने भी टैग मैंने अभी तक यूज किए हैं वो सब वो मैंने ओपन किए हैं और उनको क्लोज भी किया है, लेकिन ब्रेक टैग को मैंने क्लोज नहीं किया है। तो HTML में कुछ ऐसे टैग होते हैं जिसको आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। तो यहाँ पे आप स्लैश कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अब नीचे वाली लाइन से आना चालू हो गया। तो ब्रेक टैग हमेशा न्यू लाइन से चालू कर देता है एक अगली लाइन को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इमेज लगानी है HTML में तो आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इमेज लगानी है अगर आपको, तो यहाँ पे आप IMG का यूज करेंगे, IMG टैग का। और IMG टैग को भी आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर आपको क्लोज करने का नीड होता है तो आप स्लैश कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाते हैं या वॉइड एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। सो इमेज SRC, इमेज SRC, यहाँ पर IMG टैग और SRC के अंदर आप वो इमेज दो जिसको आप देना चाहते हो। तो जैसे यहाँ इस फोल्डर के अंदर मैं कोई इमेज डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं IMG कुछ सॉरी इमेज के अंदर जाता हूँ और कोई इमेज लेता हूँ। जैसे मैं ये इमेज लेता हूँ, सेव इमेज एज, ठीक है, एक इमेज लेता हूँ कोडर्स वे, ठीक है, कोडर्स वे, राइट। यहाँ पे सेव इमेज एज, और यहाँ पे मैं अगर इसको किसी और जगह सेव करूँगा तो वहाँ पे मुझे कंप्लीट पाथ देना होगा। बट यहाँ पे अगर मैं इस फोल्डर के अंदर ही सेव कर रहा हूँ तो मुझे इसको पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं download.jpg लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी इमेज आ चुकी है क्या। तो ये देखिए आपकी इमेज आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट का मतलब है अल्टरनेट। अगर आपकी इमेज में कुछ मिस्टेक हो गई है, जैसे मैं यहाँ पे मिस्टेक कर देता हूँ, download1 नाम की मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो ये देखिए यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हैं कि ये आधार पे अगर आपकी इमेज, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर से इमेज को डाउनलोड होने में टाइम लगता है, इमेज उस समय डाउनलोड नहीं हो पाती, कुछ एरर आता है, तो यहाँ पे आप अल्टरनेट में कुछ टेक्स्ट दिखा सकते हैं। तो जैसे मैं इधर पे लिख देता हूँ इमेज, ठीक है। हम्म, या फिर मैं ये बोल देता हूँ कि अगर इमेज नहीं आए तो मेरा ये कोडर्स वे दिखने लगे, ठीक है। तो ये देखिए अब आपका ये इस तरीके से दिखने लगेगा, ये इमेज का साइन दिखने लगेगा और कोडर्स वे दिखने लगेगा मीन, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको ठीक कर देता हूँ तो मेरी सिर्फ इमेज दिखाई देगी, ठीक है। ये है इमेज टैग। इमेज टैग की अगर आपको विड्थ और हाइट सेट करनी है, वैसे तो हम CSS से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि विड्थ और हाइट सेट करनी है। तो जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये जो इसकी विड्थ है वो 50 पिक्सल हो जाए और इसकी जो हाइट है वो भी यहाँ पे 50 पिक्सल हो जाए, ठीक है। ये देखिए इसकी हाइट और विड्थ को मैंने 50 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई एंकर टैग, कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एंकर टैग का यूज कीजिए, AHREF, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंकर टैग को ओपन किया, एंकर टैग को क्लोज किया, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे क्लिक, ठीक है। मतलब आपको जो भी लिखना हो वो लिख दीजिए। तो जैसे मैंने क्लिक लिखा तो यहाँ पे देखिए क्लिक आ गया है। मैं एक काम करता हूँ BR टैग का यूज कर लेता हूँ ताकि ये न्यू लाइन से आए, ठीक है। और ये देखिए ये क्लिक, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर, अब मैं अभी देखिए मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे देखिएगा इस जगह ये कर्सर को देखिएगा, ठीक है। ये रीलोड तो होता है पेज, लेकिन ये हमने अभी तक यहाँ पे ये नहीं बताया है कि इस लिंक पे क्लिक करने के लिए हमें जाना कहाँ है। देखिए एंकर लेके एक लिंक है, इसीलिए इस पर जब मैं कर्सर ले जाता हूँ तो हैंड का साइन आ जाता है और अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, AHREF में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कहाँ पे जाए। तो मैं किसी वेबसाइट का URL ले लेता हूँ और मैं गूगल का URL ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं जाता हूँ और यूट्यूब का यहाँ पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब को मैं खोल लूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है, ठीक है। और मैं जाके इधर पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखिए जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि मैं यूट्यूब के URL पे चले जाऊँगा, यानी यूट्यूब वाली वेबसाइट पर यहाँ पर चला जाऊँगा, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं किसी भी वेबसाइट पर। अगर आप चाहते हैं कि आप एक एंकर टैग बनाएं, ठीक है, और आप चाहते और इसमें आप एक दूसरा पेज बनाते हैं, जैसे cp.html नाम का एक पेज है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इस पेज पे एक हेडिंग लिख देता हूँ, सॉरी, इस पेज पे मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ कि H1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अबाउट अस पेज, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ और दिस इज अबाउट अस पेज। और आप चाहते हैं कि आप इस एक ऐसा लिंक बनाएं कि आप जब भी उस पेज पे क्लिक करें, तो जैसे मान लीजिए मैं एक पेज पे क्लिक करता हूँ अबाउट पर, यहाँ पे अबाउट जरूरी नहीं है कि जो पेज का नाम है वही, जैसे मान लीजिए मैं एक और क्लिक टू कर देता हूँ इधर पे, ठीक है। या और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जब भी इस देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इस पेज पर क्लिक करे, मैं वापस से अपने लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इस लिंक पर क्लिक करे, ठीक है, क्लिक टू पर, तो अभी देखिए अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे उसको बताया नहीं है कि क्लिक टू पे क्लिक करने पर कहाँ जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस वाले पेज पर चला जाऊँ cp.html। तो मैं यहाँ पे इसका नेम लिख दूँगा cp.html और जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप अपने इस वाले पेज पर चले गए हैं।
दिस इज अबाउट अस पेज। ठीक है, इस तरीके से आपने वेबसाइट में देखा होगा कि नेम बार पे आप होम पे क्लिक करते हैं तो होम पे आ जाते हैं, अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस, अलग अलग पेजेस पे आप चले जाते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप इस पेज पर हैं, इस पेज पर भी आप एक लिंक बना सकते हैं। इस पेज पर आप एक लिंक बनाइए और आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई क्लिक करे, इस पेज पर अगर कोई क्लिक करे तो जैसे हाँ, ये देखिए, इसको भी मैं लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। हाँ, ओपन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उस पर क्लिक करेंगे इंट्रोडक्शन वाले पे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि अभी देखिए यहाँ पे हम वापस गए अपने पेज पे और मैं इधर पे जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं क्लिक टू पे क्लिक करूँगा, cp.html वाले पेज पे आ जाऊँगा। ठीक है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वापस मैं अपने इंट्रोडक्शन यानी मेन पेज पे पहुँच जाऊँ। तो मैं यहाँ पे उस पेज का नाम लिख दूँगा जिस पेज पे मैं जाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं वापस से अपने इंट्रोडक्शन वाले पेज पे आ गया हूँ। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने इमेज टैग को मैं, हाँ, इमेज टैग को मैं यहाँ पे, मैं इमेज टैग को मैं दोबारा लगा देता हूँ। वो इसलिए लगा रहा हूँ मैं इधर पे क्योंकि मैं है ना चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं डाल दूँ ताकि आप डाउनलोड कर सकें। ठीक है, ये कंटेंट को, ठीक है, इसलिए मैंने वो वहाँ पे रिमूव कर दिया था, इसलिए मैंने दोबारा लगाया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कि अपनी वेबसाइट में कैसे हम किसी वीडियो को लगा सकते हैं। तो वीडियो को लगाने के लिए मैं यहाँ पे वीडियो टैग का यूज करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई वीडियो दूंगा। तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं है फिलहाल, मैं एक डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ इधर पे MP4। ठीक है, MP4 लिख देता हूँ इधर पे। और यहाँ पे अभी देखिए, अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन एंड सबसे पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक कंट्रोल्स करके, ये देखिए आ गया कंट्रोल्स इक्वल टू, और कंट्रोल्स कर देते हैं। ठीक है ना, ये आप कर दीजिए। कंट्रोल्स इक्वल टू, कंट्रोल का मतलब है कि इसमें आपको पॉज एंड प्ले करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने टैग लगाया तो ये यहाँ पे हमारा वीडियो दिखने लगा। अब चूंकि मेरे पास इस नाम से कोई वीडियो है नहीं तो यहाँ पे ये प्ले नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ जैसे मैंने इमेज में की थी, तो वैसे ही आप इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं कि आपको कितनी स्क्रीन साइज पे इसको देखना है। यहाँ पे मैं एक ऑडियो टैग लगाता हूँ। ठीक है, ऑडियो टैग में भी मैं कंट्रोल्स कर देता हूँ, कंट्रोल इक्वल टू कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं सी कुछ ऐसे ही डमी डाल देता हूँ MP3 करके। ठीक है, और ये देखिए, ये आपका ऑडियो यहाँ पे आ चुका है। करेक्ट। हेलो एवरीवन। सो अब हम इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि हम देखते हैं कि हम HTML के थ्रू फॉर्म को कैसे बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज करते हैं। राइट, ये फॉर्म टैग है हमका। ठीक है, अब इसको रहने दीजिए, इसका अभी नीड नहीं है हमें। ठीक है, फॉर्म, अब फॉर्म टैग के अंदर हम फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया है। राइट, सो इसमें फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग बनाता हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ इनपुट। और इस इनपुट टैग में आप देखेंगे कि जब मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक इनपुट आ चुका है और इस इनपुट टैग में हम कुछ लिख सकते हैं। करेक्ट। सो इसका मैं एक लेवल देता हूँ, इस इनपुट टैग को एक लेवल देता हूँ मैं। और इस लेवल में इसको बोल देता हूँ कि अभी मैं इसके सारे एट्रीब्यूट आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं अभी सिर्फ आपको मैं फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे देता हूँ नेम। करेक्ट।
ये देखिए ये नेम इधर पे आ चुका है और यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपना नेम, राइट। मैं एक और इनपुट देता हूँ इधर पे। अब इसी तरीके से आप हर इनपुट के लिए एक लेवल को सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं फिर से एक इनपुट बना रहा हूँ तो उसके लिए एक इनपुट लेवल को सेट करता हूँ और इधर पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ उसका कुछ नंबर, इसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक इनपुट बना रहा हूँ और इसका टाइप लिखता हूँ नंबर, राइट। सो इसको देखिए आप, ये जब आपने नंबर यहाँ पे लिखा है एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जो एरो है, ठीक है, वहाँ आप नंबर डाल पा रहे हैं, राइट। यहाँ से आप डायरेक्ट भी नंबर डाल सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट को नहीं डाल सकते, करेक्ट। अगर मुझे, हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा इनपुट है ना ये साइड में साइड आ रहा है, मैं ब्रेक टैग का यूज करता हूँ, ठीक है। और ब्रेक टैग से अब ये नीचे आ जाएगा, ये देखिए नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब आप लेवल को देते जाइए और इनपुट को देते जाएंगे, लेकिन मैं अभी लेवल नहीं दे रहा हूँ, मैं इनपुट आपको बता रहा हूँ कि इसमें इनपुट के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो सिर्फ मैं अभी इनपुट बताऊँगा, ठीक है। लेवल आप समझ गए हैं कि लेवल को किस तरीके से आपको देना है। तो यहाँ पे एक मैं देता हूँ डेट, करेक्ट। यहाँ पे मैं देता हूँ डेट और यहाँ पे देखिए डेट आ गया। तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो कोई भी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए ये डेट सेलेक्ट कर ली। एक और इनपुट का टाइप होता है, ठीक है, ये होता है आपका मंथ। ये आपका मंथ होता है, तो यहाँ पे देखिए आप मंथ, यहाँ पे जनवरी फरवरी, ठीक है, ये मंथ है, ठीक है। एक और इनपुट होता है यहाँ पर और ये होता है आपका वीक, ठीक है, ये आपका वीक वाला, करेक्ट, इनपुट है। एक और इनपुट मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सॉरी एक बी आर टैग ले लेता हूँ, बी आर, और एक और बी आर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं, सो हम एक इनपुट बनाते हैं, इनपुट और इसका चेक बॉक्स, करेक्ट। सो ये देखिए ये एक चेक बॉक्स इनपुट बन गया है, ठीक है। अब मैं एक और इनपुट ले रहा हूँ और इस इनपुट में मैं यहाँ पे डालता हूँ रेंज, राइट। सो यहाँ पे रेंज इनपुट आ चुका है। रेंज इनपुट का वर्क क्या है, ये आप जब इसको जावा स्क्रिप्ट इसमें लगाएंगे ना HTML में, तो ये रेंज, जैसे मान लो आप चाहते हैं कि आपने इसको इतना रेंज सेलेक्ट किया, इतने रेंज सेलेक्ट करने पे आपने मान लीजिए इसमें कोई स्लाइडर बनाया है और वो स्लाइडर है ना इमेज को मूव करता है, इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये इस तरफ मूव करेगा, इसको ऐसे करूँगा तो इस तरफ मूव करेगा, तो कुछ इस तरीके का टास्क भी आप इससे कर सकते हैं, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होगा। फिलहाल अभी ये इस तरीके का एक डिजाइन बन गया है रेंज सेलेक्ट करने का, करेक्ट। एक और इनपुट का टाइप है इधर पर, ठीक है, रेडियो, करेक्ट। यहाँ पे रेडियो, ये देखिए ये रेडियो बटन बन चुका है। इसको मैं एक लेवल दे देता हूँ, इसको लेवल देता हूँ मैं मेल, और यहाँ पे एक और रेडियो बटन मैं बनाता हूँ और इसको मैं लेवल देता हूँ फीमेल, करेक्ट। सो ये देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आप दोनों को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी डालनी हो कि आप सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर पाएँ तो वो किस तरीके से होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि हर इनपुट को आपको एक नेम देना होता है, ठीक है, हर इनपुट को, जो कि ब्राउज़र समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं कोई नेम दे देता हूँ, तो अब यहाँ पे मान लीजिए इस इनपुट को मैं कोई नेम देता हूँ, नेम इक्वल टू, और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको INP1, एक इनपुट का नेम दिया मैंने इधर पे, और एक और इसमें भी इनपुट का नेम मैं देता हूँ, और इस बार मैं इनपुट का नेम यहाँ पे सेम कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये दोनों इनपुट का नेम सेम है। तो ब्राउज़र क्या करेगा, मतलब ये क्या होगा, केवल एक ही इनपुट सेलेक्ट होगा क्योंकि दोनों का नेम सेम है। तो यहाँ पे देखिए
ये सिलेक्ट किया, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये गायब हो जाता है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। करेक्ट। तो ये है आपका यहाँ पे रेडियो बटन। एक और इनपुट में बनाता हूँ, इसका मैं लगता हूँ सबमिट। ठीक है। तो अब देखिए सबमिट से क्या होगा कि जब आप इसमें कुछ ऐसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप को कुछ रिफ़्रेश होगा ये पेज, मतलब रिफ़्रेश मतलब ये सबमिट होगा ना, तो ये इसमें नंबर डाल दिया और यहाँ पे चूज कर दिया मेल, इसको भी टिक कर दिया मैंने। अब देखिए ये फॉर्म सबमिट होगा, ये फॉर्म सबमिट हो गया। जब सबमिट होता है तो डेटा चला जाता है ना, क्योंकि फॉर्म सबमिट हो गया आपका। तो यहाँ पे एक्चुअली अभी ये आपको ऐसे सबमिट नहीं होगा कि इसका डेटा आपको कहीं दिख जाएगा, बस ये टास्क परफॉर्म करता है। इसके लिए तो आपको बैकएंड में प्रोग्रामिंग करनी होगी, डेटाबेस बनाना होगा, है ना, तभी आपका सबमिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या डेटा को स्टोर किया था। यहाँ पे एक जो भी इम्पोर्टेंट इनपुट टाइप्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्म में लिए। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, कुछ इनपुट के टाइप्स यहाँ पे और देख लीजिए आप। इनपुट टाइप्स इक्वल टू यहाँ पे सर्च, और ये देखिए यहाँ पे आप जाएंगे और आपको ये सर्च यहाँ पे दिख गया। तो जब भी आप इस पर कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, और आपको इसको हटाना होता है तो आप क्रॉस पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सर्च का बना सकते हैं। ठीक है, एक इनपुट टाइप होता है इनपुट इनपुट सॉरी इनपुट टाइप एक होता है यहाँ पर बटन। ठीक है, सो ये देखिए ये यहाँ पे बटन यहाँ पे बन चुका है। करेक्ट। सो अभी लेकिन है ना बटन के अंदर आपको कुछ दिखाई नहीं दे। तो देखिए यहाँ पे है ना मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वैल्यू डाल दी है बटन। तो ये यहाँ पे आपको बटन यहाँ पे दिखेगा। और मैंने क्या किया है, एक बटन बनाने का दूसरा तरीका है बटन टैग की मदद हेल्प से आप बटन को बना सकते हैं, जो कि आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और इनपुट आपको बताता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे अभी कोई नो चूजन फाइल की है। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप किसी भी फाइल को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल चूज हो गई है यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपकी फाइल आ चुकी है। करेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट दी रेट है, एट दी रेट ये देखिए अब यहाँ पे हमने ईमेल टाइप किया है। तो जब मैं इसको सबमिट करता हूँ ना तो ये एरर दे देता है। ये एरर क्या देता है, एट दी रेट इन द ईमेल एड्रेस क्या दे देता है, प्लीज़ इंक्लूड एन एट दी रेट इन द ईमेल एड्रेस। मतलब ये क्योंकि इसका जो टाइप है ना वो ईमेल है, तो इसमें एक प्रॉपर ईमेल लिखना जरूरी है। करेक्ट। ये आपका एक फॉर्म था, हमने यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे बनाना देखा। एंड इसमें एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट इनपुट टाइप बताता हूँ जिस ये देखिए यहाँ पे एक इनपुट है और इसका मैं टाइप कर देता हूँ रीसेट। करेक्ट। इसकी वैल्यू भी मैं कर देता हूँ इक्वल टू रीसेट। ये देखिए ये यहाँ पे रीसेट है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ फिल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी चूज कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैं रीसेट करता हूँ तो ये देखिए ये सब कुछ गायब हो गया है। क्यों, क्योंकि ये रीसेट हो रहा, मतलब ये रीसेट सब कुछ दोबारा से हमको सेट करने के लिए बोलता है। करेक्ट।
सो अब इसके एट्रीब्यूट समझ लेते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं, फिर हम इसको समझते हैं कि क्या एट्रीब्यूट हमें हमारे इनपुट में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट क्या है कि किसी भी टैग की एक एक्स्ट्रा या किसी भी एलिमेंट की एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको दो वर्ड समझने, एक तो टैग, एट्रीब्यूट टैग आप समझ चुके हैं, और एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट टैग एंड एलिमेंट, राइट, करेक्ट। देन अगर मैं शुरुआत करूं टैग से, तो टैग आप समझ चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक H1 लिख रहा हूँ, तो ये H1 क्या है, ओपन टैग है। H1 क्या है, क्लोजिंग टैग है। अगर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ एंड मैं अब इस पूरी लाइन को मिला के बोलता हूँ, तो ये कहलाता है एलिमेंट। यानी कोई भी ओपन टैग, क्लोज टैग और उसके बीच का कंटेंट एलिमेंट कहलाता है, राइट। सो आपका टैग एलिमेंट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए किसी भी एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक H1 लगा रहा हूँ, ठीक है, और H1 में मैं स्टाइल लगाता हूँ, तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ कलर रेड, सॉरी, हाँ। तो इस H1 का जो कलर है वो है रेड। तो ये क्या है, एक स्टाइल ने हमें क्या दिया है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, बिकॉज हमें H1 का एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मालूम चला है इससे, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे इमेज टैग की, तो इमेज पे आप देख रहे हैं कि इमेज एक टैग है, लेकिन एसआरसी से हमें एक एक्स्ट्रा, एसआरसी एक एट्रीब्यूट है, क्योंकि इससे हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मालूम चलती है इमेज के बारे में कि यहाँ पे हम कौन सी इमेज लगाएं, ठीक है, कौन सी इमेज लगी है। ऑल्ट भी एक एट्रीब्यूट है, क्योंकि इससे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इमेज टैग को पुट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि क्या एट्रीब्यूट होता क्या है, एंड टैग एंड एलिमेंट क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि टाइप क्या है, तो टाइप एक एट्रीब्यूट ही है जो इनपुट का हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे और कौन कौन से इनपुट हो, कौन कौन से यहाँ पर एट्रीब्यूट होते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है नेम, इनपुट के का, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, करेक्ट, कि नेम में हर इनपुट का आपको एक नेम देना होता है। तो यहाँ पे हम नेम देते हैं। और जैसे मैं इसको नेम, तो कुछ भी नेम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 1। तो यहाँ पे नेम कितना पावरफुल है, ये मैं आपको जब मैं रेडियो बटन बता रहा था तो मैं आपको बता चुका था, क्योंकि हर इनपुट का एक नेम होता है, ठीक है। जब आप बैकएंड में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो तब भी इसका हमें नीड होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है। अब जैसे मैं इसको वैल्यू देता हूँ, वैल्यू यहाँ पर, और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, टाइप योर नेम। ये मैंने इसको वैल्यू यहाँ पे डाली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका फर्स्ट इनपुट है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा टाइप योर नेम। लेकिन जब आप अपना नेम लिखना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके हटाना होगा, और तब आप अपना कुछ नेम लिख पाएंगे, ठीक है। और एक होता है यहाँ पे प्लेस होल्डर, राइट। सो प्लेस होल्डर क्या है कि मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड मैं प्लेस होल्डर लिखता हूँ। सो प्लेस होल्डर यहाँ पे आप जब भी लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जैसे टाइप योर नेम, करेक्ट, टाइप योर नेम। सो यहाँ पे देखिए आपने टाइप योर नेम लिखा हुआ आ रहा है। आप देख भी सकते हैं कुछ फ़र्क तो है, ठीक है, इसकी स्टाइलिंग में कुछ फ़र्क है, लेकिन और आप दूसरा जो मेजर फ़र्क ये है कि जब भी आप इसमें कुछ लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है जैसे ही आप कर्सर, जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे, करेक्ट। तो एक ये एट्रीब्यूट होता है, राइट।
तो जब मैं आपको फॉर्म बनाना सिखा रहा था, तो जब मैंने लेबल लगाया था ना, यहाँ पे आपके लिए फॉर आया था, मैंने फॉर को हटा दिया था। उस समय मैंने कहा था ये अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, जब भी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं मेल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मेल सेलेक्ट हो जा रहा है, फीमेल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ फीमेल सेलेक्ट हो रहा है। इन केस अगर आप चाहते हैं इसकी इस टेक्स्ट पे भी आप सिलेक्ट करें और मेल सेलेक्ट हो, और इस टेक्स्ट पे आप सिलेक्ट करें तो फीमेल क्लिक हो, तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं, अब अपने नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कहाँ ये है हमारा, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको एक आईडी देता हूँ, एक आईडी देता हूँ, और इसको मैं आईडी देता हूँ सीपी, और इसको भी मैं एक आईडी देता हूँ आईडी इक्वल टू, और इसको मैं आईडी देता हूँ इधर पे कुछ सी डबल पी दे देता हूँ इसको मैं आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं देता हूँ फोर, और फोर को मैं बोलता हूँ सी डबल पी, मतलब ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लेबल देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं देता हूँ फोर, और यहाँ पे मैं देता हूँ सी पी, करेक्ट, ये हो जाएगा। एंड ये देखिए, सो यहाँ पे ये मेल और ये फीमेल अभी ऐसे सेलेक्ट हो रहा है। अब देखिए जब मैं इस टेक्स्ट पे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तब भी ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये था फॉर्म। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से आया, समझ में आया होगा फॉर्म बनाना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे हम जाएंगे और एक डिफरेंट फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम टेबल डॉट HTML एक बना लेंगे, शिफ्ट वन प्रेस करेंगे, शिफ्ट वन, सॉरी मेरा ठीक है। देन हम शिफ्ट और वन प्रेस करके हमने ये यहाँ पे पूरा का पूरा एक उसका टेम्पलेट ले आए हम, ठीक है, HTML का। नाउ अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए मैं टेबल टैग का यूज करूँगा, और यहाँ पे हम टेबल किस तरीके से बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मैं टेबल को किस तरीके से बनाऊँगा। यहाँ पे देखिए ये आपका एक टेबल है, ठीक है। तो टेबल में यहाँ पे आपकी टेबल में यहाँ पे एक रो है, ठीक है, दो रो है और तीन रो है। मैं तीन रो बनाऊंगा, ठीक है, और एक कॉलम, सॉरी, अब ये यहाँ पे इसमें एक कॉलम, ठीक है, दो कॉलम, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो ऊपर वाली रो है, ऊपर वाली रो है, इसमें हम हेडिंग लिखते हैं, टेबल की हेडिंग लिखते हैं, राइट, यहाँ पे। और नीचे हम क्या लिखते हैं, टेबल का डेटा लिखते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे हम टेबल का डेटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये, तो अब टेबल को कैसे बनाते हैं, देखो टेबल मैंने बना लिया है टेबल टैग से, करेक्ट। अब मैं इसमें कितनी रो बनाऊंगा, तीन रो बनाऊंगा, एक रो, ठीक है, दो रो, ठीक है, और तीन रो, करेक्ट। अब एक रो, दो रो, तीन रो और चार रो, इस टेबल में चार रो हैं पर मैं तीन रो वाला टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब पहली रो में एक एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, यानी तीन टेबल हेडिंग है। तो मुझे यहाँ पे यानी तीन कॉलम है, तो इसमें मैं टी एच एंड टी एच, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जितने यहाँ पे अब हर उसमें अगर तीन हेडिंग है तो हर रो में तीन डेटा सेल होंगे, ठीक है, यानी तीन कॉलम हमें बनाने हैं, ठीक है। इस रो में भी तीन बना देता हूँ मैं, ये आई थिंक शिफ्ट प्रेस, जो शिफ्ट की है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं बना पाया, अदरवाइज मैं TD स्टार 3 करता तो ऑटोमेटिकली मुझे तीन जो हैं यहाँ पर मिल जाते, ठीक है, टेबल डेटा। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ डालता हूँ, तो टेबल हेडिंग में मैं डाल देता हूँ
कंपनी 1, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंपनी 2, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंपनी 3, ये मैं डाल देता हूँ। इधर पे मैं कंपनी डालता हूँ, कंपनी 1 में मैं डालता हूँ TCS, इधर पे मैं डालता हूँ विप्रो, ठीक है, इधर पे मैं डालता हूँ एक्सेंचर, इधर पे मैं डालता हूँ रिलायंस, इधर पे मैं डालता हूँ HCL, इधर पे मैं डालता हूँ टाटा कुछ, ठीक है, ये है। सो ये जब आप अपना टेबल देखेंगे, सो यहाँ पे मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करता हूँ और ये देखिए ये आपका टेबल बन चुका है। अभी आप टेबल में सोच रहे होंगे कि टेबल में यहाँ पे कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, लाइनिंग वगैरह नहीं है, तो ये सब हम CSS से देते हैं, ठीक है। जो भी स्टाइलिंग है वो हम CSS से करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको कंटेंट डालना और लेआउट बनाना सिखाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल में आप एक टेबल हेडिंग और ऐड करेंगे, तो एक टेबल हेडिंग कंपनी 4 आपने ऐड की, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये पहले वाली रो में एक और कॉलम की जगह आ गई है। तो अब यहाँ पे आप TD ऐड करके यहाँ पे डेटा को पुट कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, ये है हमारा। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन, अब देखिए यहाँ पर हम अब जब मैं आपको यहाँ पर CSS थोड़ा पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको एक टेबल बनाऊँगा और उसमें डिज़ाइन बना के सिखाऊँगा कैसे हम हेडिंग को कलर देते हैं, कैसे हम टेबल डेटा के सेल को डिफरेंट कलर देते हैं और कैसे हम फूटर को डिफरेंट कलर देते हैं। ये जब मैं आपको CSS पढ़ाऊँगा तब मैं आपको एक अच्छा टेबल बना के और यहाँ पे दिखाऊँगा, ठीक है। और उसमें हम कुछ स्टाइलिंग करेंगे और टेबल के कुछ और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, करेक्ट। सो ये था आपका टेबल, ठीक है। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं कि लिस्ट क्या होती है HTML में और लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे मैं list.html नाम से एक पेज बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं actually I am facing the problem to press the shift key but it is not working, but I am trying. Both shift keys are not working, so okay, not a problem. I will copy the syntax, right. I will copy this syntax and paste here and remove this table, okay. सो अब हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। सो लिस्ट बनाने के लिए आप लिस्ट, यहाँ पर 3 तरीके की लिस्ट होती है। पहली जो लिस्ट है आपकी, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ऑर्डर्ड, ठीक है। एंड से ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको OL टैग का यूज करना है और यहाँ पर आप इसके अंदर लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं देता हूँ होम, यहाँ पे मैं देता हूँ अबाउट अस और यहाँ पे मैं देता हूँ कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, ये है इधर पे। एंड कंट्रोल एस करता हूँ, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आ जाएगा। तो ये देखिए ये इसका आउटपुट है, होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस। इसको ऑर्डर लिस्ट क्यों बोल रहे हैं, इसको ऑर्डर लिस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी सीक्वेंस वाइज इसका एक ऑर्डर है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे आप चाहते हैं कि 1 2 3 ना आए, तो इसका टाइप करके आप यहाँ पे ए पुट करिए, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ABC आपको दिखाई देगा, करेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्मॉल ए से चालू हो तो आप स्मॉल ए कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आप यहाँ पे ABC चालू होगा, करेक्ट। और अगर आप चाहते हैं इधर पे यहाँ से चालू हो तो आप इधर पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर दीजिएगा, करेक्ट। ये कर दिया यहाँ पे। नाउ अब मैं जैसे सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये एक स्टार्ट एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, और स्टार्ट एट्रीब्यूट में हम डालेंगे कि यहाँ पर 10 नंबर से चालू हो,
तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 10, 11, 12 चालू हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। 10, 11, 12 चालू हो गया। अब मैं सेकंड आपको बताता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में भी अनऑर्डर लिस्ट यानी यूएल टैग का यूज करेंगे आप, और इसमें भी मैं थ्री लिस्ट बना देता हूँ, और इस थ्री लिस्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए 3 li टैग बनाए मैंने, और यहाँ पर देखिए डिफरेंस दोनों में। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं करवाना। ठीक है, मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 रहे, ये 1 2 3। और ये देखिए यहाँ पर एक डिस्क है। तो यहाँ पर आपने देखा इसको अनऑर्डर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई नंबर नहीं है ना, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे टाइप इक्वल टू, और यहाँ पे आप डालेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे, सॉरी, यहाँ पे आप डालेंगे स्क्वायर, यहाँ पे आप डालेंगे सर्कल, तो यहाँ पर ये सर्कल आ जाएगा। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ इसमें ये एट्रीब्यूट थे। ठीक है, तो टाइप में हम सर्कल, स्क्वायर डाल सकते हैं, और डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो थर्ड लिस्ट है आपकी वो है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बनाने के लिए आप डी एल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, एंड डी एल टैग का यूज करने के बाद आप इसमें डिस्क्रिप्टिव टर्म का यूज करेंगे। और टर्म के लिए जैसे मैं अगर टी लिखता हूँ तो मैं इसको डिफाइन भी करूँगा डी डी टैग से, और मैं करूँगा इट्स अ वेरी हॉट। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, और ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का फॉर्मेट होता है। मैं एक और अगर टर्म लेना चाहूँ, और इधर पे मैं लूँगा कॉफ़ी। ठीक है, और इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा, तो यहाँ पे देखिए इट्स अ कोल्ड कॉफ़ी। एक बार मैं इसको फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, फटाफट। लिस्ट HTML में 3 तरीके की होती हैं। ऑर्डर लिस्ट, तो मैंने OL टैग बनाया, OL टैग में मैंने 3 li लिए यहाँ पे, और एक मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाई, अनऑर्डर लिस्ट में भी मैंने 3 li लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें आप एक नंबर आता है कोई, और अनऑर्डर लिस्ट में इस तरीके के कुछ बुलेट्स, कुछ साइन आते हैं, तो इसको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव आपकी लिस्ट है। तो अगर इस लिस्ट को मैंने क्या बताया था कि अगर आप 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप टाइप देना चाहते हैं टाइप इक्वल टू, और यहाँ पे आप कैपिटल ए लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका कैपिटल ए लिखा हुआ आएगा, यानी ABC आएगा, ये बताया था। एंड सेकंड मैंने यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पर अगर स्मॉल ए लिखेंगे तो स्मॉल ए आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आई लिखेंगे तो रोमन नंबर में आएगा। ठीक है, ये, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू स्टार्ट, अगर मैं 10 कर देता हूँ तो ये 10 से स्टार्टिंग होगी आपकी, 10 11 12। ठीक है, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आप अभी डिस्क दिख रहा है, अगर मैं इधर पे सर्कल कर दूँ तो इधर पे सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो आपका स्क्वायर दिखाई देगा। ठीक है, ये, और नीचे चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में हमने एक DL टैग बनाया, DL टैग। ठीक है, यहाँ पे जिस टर्म को हम, एक टर्म लिया हमने DD टैग के अंदर टी, इसको मैंने डिफाइन किया इट्स वेरी हॉट। एक और टर्म लिया कॉफ़ी, और इसको मैंने डिफाइन किया DD टैग के अंदर इट्स अ कोल्ड कॉफ़ी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिल जाता है। करेक्ट। अगर आपको किसी एक फाइल को अपने HTML में अटैच करना हो, और आप चाहते हैं कि आप उसे डाउनलोड भी कर सके, कोई उस पर क्लिक करे तो उस फाइल को या उस इमेज को डाउनलोड कर सके, तो आप उसमें किस तरीके से करेंगे, एंकर टैग का यूज करेंगे और उसमें कोई इमेज लगा देंगे। आप चाहते हैं कि इस इमेज को कोई डाउनलोड कर पाए, तो मैं इसमें एक एट्रीब्यूट, एक इसमें डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक
डाउनलोड करके, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि क्लिक। ठीक है, तो जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो इसको वो डाउनलोड कर पाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे ये डाउनलोड लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं जाता हूँ इस पे, और ये देखिए जब मैं क्लिक पे करता हूँ तो ये देखिए ये डाउनलोड हो गई आपकी इमेज। करेक्ट। यहाँ पे मैं आपको एक आई फ्रेम टैग के बारे में बताता हूँ। आई फ्रेम टैग क्या करता है, ये टैग स्पेसिफाई मतलब एक फ्रेम बनाता है। उस फ्रेम के अंदर आप किसी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। किसी करंट अपने HTML डॉक्यूमेंट में आप किसी और डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। मीन्स कि आप इसमें, जैसे कि एक फ्रेम में बनाता हूँ इधर पे आई फ्रेम करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई सोर्स यानी कोई एक वेबसाइट यहाँ पे दे दूँगा, और इस वेबसाइट को मैं यूट्यूब का यहाँ पे URL क्लिक करूँगा, एंड URL यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूँगा मैं। करेक्ट, एंड मैं इसको सेव करूँगा। ये देखिए अभी ये यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है काम, देखिए ये एक फ्रेम बन गई है, और इस फ्रेम के अंदर ये यूट्यूब की वेबसाइट दिखेगी। बट अभी ये इसलिए वर्क नहीं कर रही है क्योंकि बिकॉज हमारे में इंटरनेट अभी कनेक्ट नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और यहाँ पे फटाफट से इंटरनेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ देखिए